साथियों, आज हमारी जो है ये लास्ट क्लास होने वाली है। 35वीं क्लास है और ये ईओ आर ओ पार्ट बी की लास्ट क्लास है। ठीक है। इसके बाद हमारी जो भी धारा है नगर पालिका अधिनियम वो कंप्लीट हो चुकी है। सिलेबस में हम देखें तो सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। ये सारे जो ऊपर वाले टॉपिक है, नगर पालिका गठन अनुशासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, ये कंप्लीट हो गई है। नगर पालिका का राजस्व कंप्लीट हो गया है। नगर पालिका विकास और नगर योजना कंप्लीट हो गई और नगर पालिका की शक्तियां और अपराध कंप्लीट हो गया है। अभियोजनवाद ये कंप्लीट हो गया है। नियंत्रण वाली जो है हमारी एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास आज, और ये भी खत्म। ठीक है। उसके बाद हमारे पास करने के लिए बचेगा क्या? एक तो ये तीनों नियम बचेंगे और ये 8 महत्वपूर्ण योजनाएं बचेंगी। ठीक है। 3 नियम और 8 योजनाएं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको पढ़ना कौन सा पहले है, कि योजना पहले पढ़ोगे आप या नियम पहले पढ़ोगे। ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे करवाना कौन सा है। ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ से यहाँ तक। इसके ऑब्जेक्टिव भी मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द। ऑब्जेक्टिव मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कंप्लीट हो जाए, सब ये ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे अपन पूरे 1.5-2 महीने के लिए। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको अभी नेक्स्ट क्या पढ़ना है। ये 3 क्लास में ये योजना कंप्लीट कर दूंगा और 3 ही क्लास में, 3 या 2 क्लास के अंदर ये अपने ये नियम कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब 5 क्लास ओवरऑल बच रही है अपनी। मतलब अपन 20 तारीख तक ऐसी स्थिति में होंगे कि हम 21 तारीख से क्या करेंगे दोस्तों, जमकर क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। तो मुझे बता देना आप लोग। ठीक है। अभी क्या तबीयत भी, मौसम भी ऐसा है तो तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए थोड़ी क्लास डिले हो गई। चलो शुरू करते हैं। धारा 317 यह नगर पालिका संबंधी मामलों की राज्य सरकार द्वारा जांच किए जाने के बारे में है। नगर पालिका संबंधी जो भी मामले हैं उनकी राज्य सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, जांच कर सकती है। धारा 317 के अंदर लिखा हुआ है। 317 मतलब खतरा, किसको खतरा? नगर पालिका को खतरा। कैसे कि नगर पालिका की राज्य सरकार जांच कर सकती है। राज्य सरकार अपने प्राधिकारी के माध्यम से नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित किन्हीं मामलों में और ऐसे मामले जिनमें राज्य सरकार की मंजूरी अपेक्षित है जांच करा सकती है। राज्य सरकार नगर पालिका से संबंधित किसी भी मामले में जांच करा सकती है और इन जांच के लिए राज्य सरकार की सबसे पहले क्या ली जाएगी, मंजूरी ली जाएगी। राज्य सरकार के प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होगी। सिविल न्यायालय में जो शक्तियां प्राप्त होती है तो उसी तरह से राज्य सरकार के प्राधिकारी को वो शक्तियां प्राप्त होगी। मतलब वो किसी को समन भी जारी कर सकता है, नगर पालिका किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को समन जारी कर सकता है और वो बुला सकता है कि आप इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। और कोई भी दस्तावेज नगर पालिका का वो मांग सकता है जांच के दौरान। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां उस राज्य सरकार के प्राधिकारी को प्राप्त होगी। तो 317 मतलब नगर पालिका को खतरा, ऐसे याद रख लेना इसको। साक्ष्यों के हाजिर करने के प्रयोजना राज्य की सीमाओं में ही ऐसे प्राधिकारी की आधिकारिकता की सीमाएं होगी। साक्ष्यों मतलब जो भी गवाह वगैरह होते हैं उनको भी प्रस्तुत करने के लिए वो कह सकता है कि मान लो आप गवाह हो तो आपको बुला सकता है कौन, राज्य का प्राधिकारी, और उसको खर्चा भी दिलवा सकता है। किससे? नगर पालिका से खर्चा भी दिलवा सकता है। ठीक है। खर्चा भी दिलवा सकता है। अब आने जाने में किराया तो लगेगा, खर्चा तो हो गई, तो खर्चा भी नगर पालिका से दिलवा सकता है। कौन दिला सकता है? राज्य का प्राधिकारी। खर्चों का निर्धारण, भुगतान, ब्याज अधिकतम 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाएगा अगर समय सीमा के द्वारा किया जाता है। कितना किया जाना है आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा, है ना। उपयुक्त खर्चे तथा ब्याज भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे। हमेशा नगर पालिका कोई भी खर्चा वसूलेगी तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर कोई खर्चा दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो नगर पालिका भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूलती है, आपको पता है अच्छे से। 318 धारा 318 क्या कहती है कि नगर पालिका में कर्मचारी के नियोजन में अपव्यय को रोकने से संबंधित है। कर्मचारियों के नियोजन में अपव्यय को रोकने से संबंधित है। और ये किसकी शक्ति है? राज्य सरकार की शक्ति है। राज्य सरकार के पास क्या शक्ति है कि नगर पालिका में अगर ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं, ठीक है, नगर पालिका में अगर ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं तो उनको कम कर सकती है, कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है, या नगर पालिका में कर्मचारी कम लगे हुए हैं तो कहीं और से बुला सकती है और एडजस्ट कर सकती है। यदि राज्य सरकार की राय में कर्मचारी अधिक हैं तो उनका पारिश्रमिक अधिक है तो राज्य सरकार क्या करेगी, उनकी संख्या या पारिश्रमिक मतलब उनका तनख्वाह, वेतन, उनको कम भी कर सकने के निर्देश दे सकती है। कौन देगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेगी, अगर कहीं पे ज्यादा लगे हुए हैं ना कर्मचारी, कहीं पर ज्यादा अगर कर्मचारी लगे हुए हैं तो उनको क्या है, हटा भी सकती है। और उनका पारिश्रमिक भी अगर अधिक लगता है, उनका वेतन अधिक लगता है तो राज्य सरकार उनकी कम कर सकती है पैसे। राज्य सरकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए इस अधिनियम व इसके तहत निर्मित नियमों और उपविधियों द्वारा प्रदान की गई
शक्तियों को सौंपने के संदर्भ में नगर पालिका को आदेश दे सकती है। राज्य सरकार नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस अधिनियम के तहत कुछ भी काम करने के लिए शक्तियां सौंप सकती है। धारा 273 में वर्णित शक्तियां, धारा 273 में कौन सी वर्णित शक्तियां हैं? खतरनाक रोगों के प्रसार को रोकने से संबंधित शक्तियां हैं। नगरपालिका या द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे के लिए सौंप दी जाएगी। मतलब धारा 273 की जितनी भी शक्तियां हैं वो सीएमओ मतलब चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उनको सौंप सकती है। राज्य सरकार ऐसे आदेश का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में अनुपालन किया जाना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। राज्य सरकार के पास किसी नगर पालिका में कर्मचारी की आवश्यकता निर्धारित करने की भी शक्ति होगी कि इस नगर पालिका में, जैसे मैंने आपको शुरू वाली क्लास अगर आपने देखी होगी कि नगर पालिका बोर्ड भी, एक तो हो गया नगर पालिका बोर्ड सबसे निचला स्तर, दूसरा होता है नगर परिषद, तीसरा होता है नगर निगम। तो इनके अंदर जो है कर्मचारियों की संख्याओं को निर्धारित करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार इनकी संख्या निर्धारित कर देगी कि नगर निगम में इतने कर्मचारी होने चाहिए, नगर परिषद में इतने होने चाहिए और नगर पालिकाओं में इतने कर्मचारी होने चाहिए। ठीक है। राज्य सरकार जो भी अधिशेष कर्मचारी होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कर्मचारी बच जाते हैं, अन्य नगर पालिकाओं में नियुक्त करने की व्यवस्था कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो वो नगर पालिका की जो कर्मचारियों की शक्ति है वो राज्य सरकार में निहित है। आपने देखा होगा ट्रांसफर होते हैं, क्यों होते हैं? सरप्लस कर्मचारी भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं कहीं, तो उस कर्मचारी को नियोजन से संबंधित है, नियोजन में अपव्यय को रोकने से संबंधित धारा 318। धारा 319 ये नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों की अनुपालना में डिफॉल्ट करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की राज्य सरकार की संबंधित शक्ति है। राज्य सरकार को किसी शिकायत या द्वारा या अन्य ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि नगरपालिका ने कर्तव्य के अनुपालन में क्या किया है? डिफॉल्ट किया है। राज्य सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि नगरपालिका ने कोई काम करवाया है और उसके अंदर जो है डिफॉल्ट किया है, तो राज्य सरकार उसकी जांच कराएगी और जांच सही होने पर उस कार्य को करने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर देगी कि ये जो जांच है आपकी जो है सही पाई गई है, जांच में आप दोषी पाए गए हैं, तो इस निर्धारित समय में अब नगरपालिका को वो काम करना होगा। अगर मान लो किसी कारणवश से नगरपालिका उस काम को कराने में जो है असमर्थ रहती है, नगरपालिका उस काम को नहीं करवा पाती है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है और उसे निर्देश दे सकती है कि नियुक्त व्यक्ति युक्त पारिश्रमिक ले ले, मतलब जो भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो निर्धारित पैसे ले ले, पैसे लेकर जो भी काम है वो कर दे। ठीक है, अगर नगर पालिका विफल हो जाती है उस काम को कराने पर, और उसका भुगतान नगर पालिका द्वारा तुरंत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर नगर पालिका किसी काम को कराने में असमर्थ हो जाती है तो वो राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति से या अन्य एजेंसी से वो काम करवा सकती है और उसका भुगतान नगर पालिका कर देगी। यदि भुगतान युक्तिगत समय के भीतर नहीं हुआ हो तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को जिसके अधीन नगर पालिका का निधि है वहां पर क्या दे देगी? बाध्यकारी आदेश दे देगी उसको करने के लिए। नगर पालिका उसको क्या दे देगी? बाध्यकारी आदेश दे देगी उसको करने के लिए और उसको पैसे को देने के लिए। ठीक है, तो जितना भी धन उपलब्ध है नगर पालिका को उस सीमा तक राज्य सरकार आदेश दे सकती है भुगतान करने का। ठीक है, तो धारा 319 अगर नगर पालिका डिफॉल्ट कर जाती है तो उस काम को कराने के लिए सकती है। धारा 320 कहती है कि नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी या समिति इस अधिनियम के तहत उपबंधित नगर पालिका की स्थापना होने तक, मतलब नगर पालिका मान लो कोई नई स्थापना की जा रही है तो उससे पहले तक शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा उससे संबंधित है। तो राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी या समिति इस अधिनियम के तहत उपबंधित नगर पालिका की स्थापना होने तक नगर पालिका की शक्ति का प्रयोग कर्तव्य का पालन किया जाएगा। कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी तब तक इन शक्तियों का उपयोग करेगा जब तक नई नगर पालिका स्थापित नहीं हो जाती। अगर नई नगर पालिका स्थापित हो जाती है तो तब फिर वो शक्तियां जैसे भी इस एक्ट में लिखा हुआ है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, समितियां, ये करेंगे। जब तक ये उपलब्ध नहीं है तो तब तक कोई भी नियुक्त प्राधिकारी है, कोई प्रशासक है, वो इन सब कामों को देखेगा। नगर पालिका के गठन के पश्चात यथाशीघ्र उसके द्वारा कर्तव्य ग्रहण की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? वो प्राधिकारी। मतलब चुनाव के बाद जब इनका गठन हो जाएगा तो उनके जो है कर्तव्य ग्रहण की व्यवस्था करेगा, शपथ की व्यवस्था करेगा, सारी व्यवस्था है वो देखेगा। किंतु उस प्राधिकारी या समिति को नया कर प्रस्तावित या अधिरोपित करने और उपविधि बनाने की शक्ति नहीं होगी। मान लो नगर पालिका बोर्ड स्थापित नहीं हुआ है, नगर पालिका में भी चुनाव नहीं हुआ है ना, नई नगर पालिका बनी है और वहां पर जो है प्रशासक का नियुक्ति कर दी गई है। अब प्रशासक बोले कि मैं तो नया कर लगाऊंगा क्यों, मेरे पास सारी पावर है।
सारी पावर, इसका मतलब ये नहीं कि आप नया कर लगाओगे, नहीं लगा सकते, ठीक है, नया कर नहीं लगा सकते और कोई उपविधि नहीं बना सकते। ये सारे काम नगर पालिका का जो बोर्ड है वो गठित हो जाएगा ना, उसके बाद ही ये सारे काम होंगे। धारा 320 ये कहती है कि नगर पालिका की स्थापना होने तक जो भी राज्य सरकार प्राधिकारी नियुक्त करती है वो सारे काम करेगा, लेकिन वो नया टैक्स नहीं लगा सकता। धारा 321, धारा 321 कहती है यदि नगरपालिका राज्य सरकार को किए जाने वाले किसी भुगतान को करने में डिफॉल्ट करे तो, यदि नगरपालिका राज्य सरकार को किए जाने वाले किसी भुगतान करने में डिफॉल्ट करे तो राज्य सरकार नगरपालिका निधि के अभिरक्षक को, मतलब मान लो नगरपालिका को कोई भुगतान करना है राज्य सरकार को, लेकिन वो भुगतान नहीं कर रही है नगरपालिका, तो राज्य सरकार क्या करेगी, जिसके पास भी नगरपालिका की निधि है, मतलब ईओ के पास होती है ऑब्वियसली, तो उनको जो है नगरपालिका की प्राथमिकता देते हुए, पूर्विकता, अन्य भुगतान पर प्राथमिकता देते हुए, इसका मतलब क्या है, अन्य भुगतान बाद में होंगे, पहले राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। जमा निधि की सीमा तक भुगतान करने के बाध्यकारी आदेश दे सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है सिंपल सा कि मान लो राज्य सरकार को कोई नगरपालिका को भुगतान करना है, राज्य सरकार को भुगतान करना है, नगरपालिका करेगी, ठीक है, तो नगरपालिका वैसे नहीं कह सकते अभी फिलहाल पैसे नहीं है मेरे पास, बाद में कर देंगे, ऐसे नहीं कह सकती। अगर राज्य सरकार फिर क्या एक आदेश जारी करेगी कि नगरपालिका जितने भी खर्चे आगे टाइम में किए जाने हैं वो रोक दें और सबसे पहले तो इस जो सरकार को खर्चा देना है उसको भुगतान किया जाए, तो राज्य सरकार ये आदेश दे सकती है धारा 321 के अंतर्गत। धारा 322 इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान में रखना, यहाँ से जो है प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। धारा 322 क्या कहती है, यदि क्षमता नहीं है, 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, इस कंडीशन में नगर पालिका को विघटित कर सकती है कौन, राज्य सरकार। कौन कर सकती है, राज्य सरकार। आपने पिछली वाली क्लासों में देखा था जब नगर पालिका के गठन की बात हुई थी कि अगर 2/3 से कम अगर सदस्य रह जाते हैं, 2/3 से कम अगर सदस्य रह जाते हैं या फिर नगर पालिका की क्षमता नहीं है कार्य करने की, तो राज्य सरकार नगर पालिका का विघटन कर सकती है, और ये शक्ति जो दी गई है वो धारा 322 के अंतर्गत दी गई है। आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको चुनाव के पढ़ा था, धारा 1 से लेकर, पहली क्लास की बात है, धारा 1 से लेकर 50 तक, इसके अंदर मैंने कई बार कहा था कि विघटन हो सकता है, नगर पालिका का विघटन हो सकता है, तो वो 322 में ही मैंने वहां पे उल्लेख किया था, 322 का मैंने वहां पे उल्लेख किया था, और 322 में ये लिखा हुआ है अगर 2/3 सदस्य कम है, 2/3 सदस्यों से कम है अगर नगर पालिका, मतलब 2/3 अयोग्य घोषित कर दिए, मान लो निर्वाचन आयोग ने या फिर चुनाव आयोग ने 2/3 सदस्य अयोग्य घोषित कर दिए, ठीक है, या बोर्ड टूट गया, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका का विघटन हो सकता है। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। यदि राज्य सरकार ऐसा समाधान या विश्वास हो जाए कि नगर पालिका इस अधिनियम के तहत निर्मित अन्य नियमों या निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, मतलब राज्य सरकार को अगर ऐसा भी लगता है कि नगर पालिका जो है इस अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान है उनको पालन करने में सक्षम नहीं है, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकती है, या फिर बार बार डिफॉल्ट कर रही है, तो और शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है या शक्तियों का अतिक्रमण करती है नगरपालिका, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस नगरपालिका का विघटन कर देगी। राज्य सरकार कारण बताते हुए गजट नोटिफिकेशन निकालेगी और नोटिफिकेशन की तारीख से जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा नगरपालिका विघटित हो जाएगी, ठीक है, नगरपालिका विघटित हो जाएगी। अब नगरपालिका विघटित हो गई तो अब क्या होगा, नगरपालिका विघटित होगी तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने होंगे, ठीक है, 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने होंगे। अगर मान लो 6 माह ही बच रहे हैं पूरे कार्यकाल खत्म होने में, तो चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और मान लो 6 माह से ज्यादा बच रहे हैं, मान लो 1 साल बच रहा है, तो जो नए चुनाव से जो नगर पालिका रहेगी वो 1 साल के लिए रहेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब एक प्रश्न मेरे से किसी ने पूछा था कमेंट में कि 6 माह बच रहे हैं, मान लो केवल 6 माह ही बच रहे हैं तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थितियां हो गई कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव, मतलब ऐसी स्थितियां हो गई कि चुनाव कराने ही पड़ गए, मान लो 5 महीने बच गए, है ना। अब वैसे तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है 5 महीने तक, ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने दो, चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रशासक नियुक्त हो जाएगा और कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर नया कार्यकाल के लिए वापस चुनाव होंगे, नॉर्मली ये होता है। लेकिन किसी ने मेरे से पूछा था, पता नहीं मेरी परीक्षा ले रहा था या फिर सही में दिमाग में उसके अच्छा प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि मान लो 5 माह बच गए और सरकार को लगे कि चुनाव करा देने चाहिए, अब चुनाव करा दिए, तो ऐसी स्थिति में अब जो है नई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए रहेगी या फिर नए कार्यकाल के लिए रहेगी, ये मेरे से पूछा गया था।
तो मैंने बताया भी था वहां पे, कमेंट में बताया था, लेकिन मैं अब यहाँ पे वापस बता देता हूँ। मान लो अगर 6 माह से कम समय बच रहा है और चुनाव कराना क्या है, अनिवार्य हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्यकाल रहेगा ना, कार्यकाल रहेगा वो नई नगर पालिका की तरह रहेगा, मतलब वो पूरा 5 साल चलेगा। ध्यान रखना, ये पूरा 5 साल चलेगा। अगर 6 माह से कम समय बच रहा है और चुनाव हो रहे हैं तो वो पूरे 5 साल के लिए क्या रहेगा, वो रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। स्पष्टीकरण देख लो, किंतु ऐसी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नगरपालिका अपने अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण दिए जाने का युक्त अवसर प्रदान न करे। मान लो राज्य सरकार क्या करेगी, विघटन कर रही है, तो विघटन से पहले नगरपालिका के जो अध्यक्ष है वो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा, और स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने पर ही राज्य सरकार क्या करेगी, ऐसा आदेश पारित करेगी। और ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, ये देखो क्या लिखा हो, नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों को स्पष्ट लिखकर रिपोर्ट तैयार कर निर्धारित रीति से जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उस गठित अधिकरण में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे को भेज दिया हो, और राज्य सरकार का आदेश इस अधिकरण के निष्कर्षों के अनुरूप न हो। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार ऐसे ही आदेश जारी नहीं कर देगी, राज्य सरकार एक प्रोसेस को फॉलो करेगी। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यह है कि नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों को लिखेगी, उसका विवरण तैयार करेगी और एक जांच समिति बनाएगी। जांच समिति में एक तो अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, ये 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी और कमेटी ये निष्कर्ष निकालेगी क्या इन्होंने डिफॉल्ट किया है, क्या वास्तव में इनके पास जो है 2/3 सदस्य नहीं है। जो भी है सरकार को रिपोर्ट देगी और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। यदि किसी भी कारण से नगरपालिका में खाली स्थानों की संख्या कुल स्थानों के 2/3 से अधिक हो, मतलब खाली स्थान 2/3 से अधिक हैं, तो कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं माना जाएगा। अगर 2/3 से ज्यादा सदस्य अगर कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं है तो नगरपालिका का विघटन होगा ही होगा दोस्तों। यदि किसी भी समय निर्वाचित सदस्य 2/3 से कम रह जाएं तो नगरपालिका को विघटित कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है धारा 322 बहुत इंपॉर्टेंट है। विघटन के परिणाम, अगर विघटन हो जाता है तो क्या होगा, विघटन हो जाएगा तो अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद और सभी सदस्यों के पद क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, सीट खाली। पुनर्निर्वाचन हो सकेगा कब तक, 6 माह के भीतर। विघटन की कालावधि में नगरपालिका की समस्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के पास होगी, जो कि ईओ होता है। ठीक है, मतलब उस दौरान जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, उस दौरान तक नगरपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास होगी, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के पास होगी, जिसे हम उस टाइम क्या कहेंगे, प्रशासक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रशासक कहेंगे। और विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन कराने होंगे। शेष अवधि 6 माह से कम है, मान लो शेष अवधि 6 माह से कम है, तो निर्वाचन पूर्णतः नवीन नगरपालिका के गठन हेतु होंगे। अभी जो मैंने बताया था ना वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, मतलब 5 साल के लिए क्या होंगे, निर्वाचन होंगे। 5 साल के लिए क्या होंगे दोस्तों, निर्वाचन होंगे। कार्यकाल की समाप्ति से पहले विघटित नगरपालिका के स्थान पर गठित नगरपालिका शेष कालावधि के लिए रहेगी, यदि शेष कालावधि 6 माह से अधिक है। अभी जो मैंने पीछे ये कहानी बताई थी ना, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। अगर 6 माह से कम समय है तो जो है नई नगरपालिका के गठित होगी तो पूरा कार्यकाल 5 साल रहेगा। अगर 6 माह से ज्यादा का कार्यकाल है तो जितने समय के लिए जो कार्यकाल बचा हुआ है, शेष कार्यकाल तब तक के लिए रहेगा। ये मैंने आपको 50 बार बता दिया है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है, तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस धारा के अधीन किया गया विघटन का आदेश यथाशीघ्र कारणों सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इस धारा के अधीन किया गया विघटन आदेश राज्य विधानमंडल में भी रखा जाएगा कि यहाँ पर जो है हमने नगरपालिका का विघटन कर दिया है तो राज्य का जो विधानमंडल है वहां पर ये रखा जाएगा। अब विधानमंडल तो आपको समझ में आ रहा होगा, विधानमंडल मतलब विधानसभा। और जहां कहीं भी क्या है, अपने राजस्थान में तो विधानसभा, ये तो विधानसभा के अंदर रखेंगे, लेकिन विधानमंडल में क्या क्या चीजें आती है, विधान परिषद भी होती है, विधान परिषद। लेकिन हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, तो विधानसभा के अंदर रखेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राज्य विधानसभा में के समक्ष रखा जाएगा, तो विधानमंडल समझ के गलत मत कर देना, विधानसभा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में विधानसभा है,
राजस्थान के अंदर विधानसभा है तो विधानसभा विधानमंडल ही कहलाएगा। धारा 323, आगे देखो धारा 323 ये कहती है कि नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारों के बीच विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है, मतलब नगरपालिका या एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच में विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में कोई प्रावधान न हो, तो सौहार्दपूर्ण समझौता न हो सके, तो क्या होगा, विवाद एक ही जिले की अन्य नगरपालिका या किसी पंचायत से है, मतलब एक ही जिले, जैसे जयपुर जिले की बगरू नगरपालिका हो गई या सामर नगरपालिका या फुलेरा नगरपालिका हो गई या कोई पंचायत ग्राम पंचायत के साथ नगरपालिका का विवाद हो गया, तो उसकी जो संज्ञान है वो कौन लेगा, जिला कलेक्टर लेगा। अगर एक ही जिले में है तो जिला कलेक्टर लेगा, उसका संज्ञान लेगा और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। उसका निर्णय क्या होगा दोस्तों, अंतिम होगा। कहने का मतलब यह है कि विवाद अगर एक ही जिले से संबंधित है, मतलब जैसे बगरू नगरपालिका की मैं बात करूं या बगरू नगरपालिका और जयपुर नगर निगम के बीच विवाद हो गया है ना, या फिर बगरू नगरपालिका या फिर जेडीए के बीच में कोई विवाद हो गया, या बगरू नगरपालिका या फिर कोई पंचायत के बीच में विवाद हो गया, है ना, तो एक ही जिले में है, जयपुर जिले में है ये तीनों चारों चीजें, तो उसका जो है जिला कलेक्टर, जयपुर जिला कलेक्टर क्या लेगा, संज्ञान लेगा और उसका आदेश और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। लेकिन अन्य मामलों में मान लो जयपुर और अजमेर की दो नगरपालिकाओं के बीच में विवाद हो गया, है ना, तो ये शक्ति जो जिला कलेक्टर को नहीं होगी, वो होगी फिर संभागीय आयुक्त के पास। ठीक है, संभागीय आयुक्त के पास होगी। और इस तरह के जो मामले हैं वो सिविल न्यायालय द्वारा प्रसंगत नहीं किए जाएंगे, सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किए जाएंगे। धारा 323 समझ में आ गया। धारा 323, धारा 324, धारा 324 मेरे को है ना 323 को देख के एक चीज याद आ रही है। इंडियन पॉलिटी पढ़ी है आपने, उसमें हम पढ़ते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। यहां पर एक अधिकारिता शक्ति है, अपीलीय अधिकारिता। उसमें भी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में या केंद्र या राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब मुझे कमेंट में बताना कि अनुच्छेद कौन सा है, वो अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, हिंट दे देता हूं, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है, वो अनुच्छेद 143 है, 143 है। अब मुझे इसका बताना अपीलीय अधिकारिता किस में लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखो धारा 324, धारा 324 कहती है नगरपालिका और नगर सुधार न्यास, नगरपालिका और यूआईटी, नगरीय विकास प्राधिकरण जैसे जेडीए वगैरह हो गया, या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच क्षेत्रीय अधिकारिता या कार्य संबंधी विवाद हो, तो उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, तो वो राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और राज्य सरकार का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। जो हमने 323 में बात करी थी कि दो नगरपालिका या पंचायत के बीच में विवाद हो जाता है, तो जिला कलेक्टर और एक से जिला अगर अलग अलग है तो संभागीय आयुक्त के पास जाएंगे। लेकिन मान लो कोई यूआईटी हो गई या कोई विकास प्राधिकरण हो गया और नगरपालिका के बीच में विवाद हो गया, ठीक है, तो 324 के तहत उस पर जो निर्णय होगा वो राज्य सरकार का होगा। राज्य सरकार, नगरपालिका और हाउसिंग बोर्ड लड़ मरे, नगरपालिका या जेडीए लड़ मरे, है ना, कोई नगर सुधार न्यास लड़ मरा, तो क्या होगा, राज्य सरकार के पास वो निर्णय भेजे जाएंगे और राज्य सरकार का फैसला अंतिम होगा। तो धारा 323 और 324 इंपॉर्टेंट है। आप अगर ईओ बन जाते हो तो ये ध्यान रखना, आपको खुद मत डिसीजन ले लेना कुछ भी। धारा 325, धारा 325 कहती है ये राज्य सरकार की नगरपालिका द्वारा निर्मित उपविधियों तथा नियमों, धारा 325 कहती है राज्य सरकार की नगरपालिका द्वारा निर्मित उपविधियों, मतलब नगरपालिका ने कोई निर्मित उपविधियां बनाई है, कोई नियम बनाए, उनको रद्द करने और उनको बदलने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, नगरपालिका कोई उपविधि बना दे, कोई नियम बना दे। अब उपविधि क्या होती है, उपविधियां मतलब विधियां, जो बेस विधियां होती है उनसे उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उपनियम जिसे कहते हैं अपन। उनको रद्द करने, उनको बदलने की शक्ति है किसके पास, राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, किंतु वह नगर पालिका को उन आधारों पर सूचित करेगी जिनके कारण वह ऐसा कर रही है, कि आखिर
राज्य सरकार उनको रद्द क्यों कर रही है उसके कारण बताएगी नगरपालिका को। नगरपालिका को स्पष्टीकरण हेतु युक्तियुक्त अवसर देगी, टाइम देगी और उसके बाद आपत्तियों पर विचार करेगी और उसके बाद जो राज्य सरकार क्या करेगी, राजपत्र में प्रकाशित करेगी, मतलब गजट नोटिफिकेशन निकालेगी। उसको रद्द भी कर सकती है उस उपविधि को, उसको बदल भी सकती है, या फिर जो अधिसूचना में निर्धारित तारीख या राजपत्र में प्रकाशन से वो प्रभावी होगा। मतलब जब भी गजट नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद से ही उसको रद्द माना जाएगा, बदला हुआ माना जाएगा, या XYZ कुछ भी माना जाएगा जो राज्य सरकार निर्धारित करे। तो ध्यान में रखना है कि राज्य सरकार के पास ये पावर है कि नगर पालिका ने जो उपविधियां बनाई है उसको प्रभावी भी कर सकती है, बदल भी सकती है और रद्द भी कर सकती है। राज्य सरकार यह निर्णय रद्द या बदले हुए नियमों के अनुसार की गई नगर पालिका की पूर्व की कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करेगा। राज्य सरकार का ये निर्णय है, मान लो आज आपने नगर पालिका ने, आज क्या तारीख है, 13 जनवरी 2025, ठीक है, और ये जो 1 जनवरी 2025 नगर पालिका ने कोई विधि बनाई, राज्य सरकार ने आज की डेट में कोई ऑब्जेक्शन कर दिया और उसको कर दिया कि 15/1/2025 से जो है गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब ये 13-14 दिन के अंदर जो भी नगर पालिका ने जो डिसीजन लिए हैं इस विधि को लेकर, तो वो सही माने जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो सही माने जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये प्रभावी कब से होगा, 15 तारीख से प्रभावी होगा। ये 325 में लिखा हुआ है। धारा 326 कहती है कि राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन या सौंपे जाने से संबंधित है। राज्य सरकार क्या करेगी, धारा 3, 6, 7, ये मैंने आपको पूरे पढ़ा रखे हैं, 67, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337, 339 और 340 अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर, अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर अन्य सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन अथवा सौंपने से संबंधित है कि राज्य सरकार धारा 3 परिसीमन, 6 नगर पालिका का क्या संरचना, 7 पदावधि, तो इस तरह से जो भी ये धाराएं लिखी हुई है, अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां जो अधीनस्थ को प्रत्यायोजित करी जा सकती है। राज्य सरकार ऐसा आदेश भी कर सकती है इस अधिनियम के तहत किसी भी पदाधिकारी को प्रदान की गई सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग किसी निर्धारित समय अवधि के लिए उस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, इसका उल्लेख आदेश में कर सकती है। राज्य सरकार कहने का मतलब है कि राज्य सरकार इन संबंधित धाराओं से संबंधित शक्तियां किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को डायरेक्ट सौंप सकती है और उसके अनुसार ही उसको काम करना होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, धारा 327 नगर पालिका एक्ट जो हमारे सिलेबस में है उसकी ये 327 धारा अंतिम है हमारे सिलेबस के अनुसार। वैसे तो हमारे 300 कितनी धारा है, 344 कितनी धारा है बताओ, है ना। तो ये जो धाराएं हैं उसमें हमारे सिलेबस की 327वीं धारा ये लास्ट है। ये अभिलेख मंगवाने की राज्य सरकार की शक्ति है। अभिलेख मतलब दस्तावेज। राज्य सरकार या उसका प्राधिकारी किसी नगर पालिका, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी के द्वारा या उसके ओर से इस अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में संतुष्ट होने के उद्देश्य से संबंधित अभिलेख मंगवा सकता है। राज्य सरकार, नगर पालिका ने मान लो कोई भी काम किया है तो उसका कोई अध्यक्ष है नगर पालिका का, उपाध्यक्ष है, सदस्य है या अधिकारी है, उनके द्वारा कोई काम किया गया है तो उस काम की दस्तावेज, प्रतिलिपि वो राज्य सरकार या उसका द्वारा जो नियुक्त प्राधिकारी है वो अभिलेख मंगा सकती है। उसकी शुद्धता को जान सकती है, वैधता को और औचित्य के बारे में जानकारी ले सकती है और खुद संतुष्ट होने के लिए वो मंगवा सकती है। इस अभिलेख का परीक्षण होने तक आदेश या संकल्प के स्थगित रहने का निर्देश भी दे सकते हैं। मान लो ये कहते हैं कि अभी जांच चल रही है और जांच जब तक चल रही है तो ये जो आदेश जो नगर पालिका ने जारी किए हैं या जो ये काम नगर पालिका ने जारी किया है ये जो है स्थगित किए जाते हैं उसके जांच होने तक। उस आदेश या संकल्प को रद्द कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं या बदल सकता है और उसका निर्णय अंतिम व नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा।
राज्य सरकार उस आदेश को रद्द भी कर सकती है, पलट भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, और उसका जो निर्णय है वो अंतिम होगा और नगर पालिका पे क्या होगा, बाध्यकारी रूप से लागू होगा। ठीक है, तो धारा 327 अभिलेखों को मंगवाने से संबंधित शक्तियां लिखी हुई है, और ये ध्यान में रखना है कि नगर पालिका से जो है राज्य सरकार दस्तावेज मांग सकती है, अभिलेख मांग सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा जो है धाराएं कंप्लीट हो गई, जैसा मैंने आपको कमेंटमेंट किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब जो है हम देखेंगे, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अब आप ही बताओगे कि देखना क्या है, कि हम नियम देखें पहले या योजनाएं देखें। और दोस्तों योजनाएं में इतना शानदार, योजनाएं क्या छोड़ो, नियम भी मैं आपको इतना शानदार कराने वाला हूं कि सभी किताबों में मिलेगा नहीं, और जो है मिलेगा ना तो मेरे जैसा कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, मिलेगा तो मेरे जैसा कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ऐसा नहीं है नोट्स उपलब्ध नहीं कराऊंगा, लेकिन उन्हें ही मिलेंगे जो क्लासें लेंगे। क्योंकि योजना देखो मैंने मेहनत करके बहुत सारी जो चीजें हैं मैंने कंक्लूड करके बनाई है। ठीक है, अब मैंने बनाई है तो अब लाभ उसी को मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहा है, और मेहनत कर रहा है जो क्लास देखेगा, और सारी पीडीएफ क्या होगी, लॉक्ड होगी। ठीक है, योजनाओं से संबंधित सारी पीडीएफ लॉक्ड होगी, योजना और नियमों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और 14 तारीख को छुट्टी रही, 14 तारीख को क्लास नहीं लेंगे, 15 तारीख से वापस से आएंगे, 15 तारीख के बाद हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।